हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेसन नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेसन नंबर 29 है और इसका नाम है मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय। देखिए, जो हमारा शरीर है, एक मानव का जो शरीर है, उसमें बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं वगैरह चलती रहती है और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरह की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए या उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमारे शरीर में दो सिस्टम कार्य करते हैं। दो सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा तंत्र है हमारा, उसे हम कह सकते हैं क्या? तंत्रिका तंत्र। यानी हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सभी को नियंत्रित करने के लिए दो तंत्र कार्य करते हैं। एक तो होता है आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों ही तंत्र मिलकर हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों तंत्रों के मिलाकर या इन दोनों तंत्रों के अध्ययन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, हमारे शरीर को चलाने के लिए या हमारे शरीर पर नियंत्रण करने के लिए दो तंत्र कार्य करते हैं। पहला तंत्र कौन सा हो गया? तंत्रिका तंत्र। और दूसरा तंत्र कौन सा हो गया? अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों ही तंत्र हमारे शरीर में समन्वय स्थापित करते हैं या हमारे शरीर को चलाने में सहायता करते हैं। इन दोनों ही तंत्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो नाम से पता चला, देखिए न्यूरॉन से संबंधित है, यानी कि वो किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र से। एंडोक्राइनोलॉजी या यूं कह सकते हैं एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एंडोक्राइनो आया है शब्द, तो एंडोक्राइनो किससे संबंधित हो गया? अंतःस्रावी तंत्र से। और लॉजी का आप शब्द जानते हैं, लॉजी यानी कि अध्ययन, यानी कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों के सम्मिलित अध्ययन को हम क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, जो आपका 12th का सिलेबस है इस साल का, आपको पता है कि कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से आपका जो सिलेबस है बहुत ही कम कर दिया गया है। तो ये वाला जो लेसन है हमारा, तंत्रिका तंत्र वाला लेसन, ठीक है, तो ये वाला लेसन आपके नहीं है कोर्स के अंदर। हमें सिर्फ और सिर्फ अंतःस्रावी तंत्र पढ़ना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे हम इस लेसन के अंदर, या हम इस कोर्स के अंदर तंत्रिका तंत्र का लेसन या ये आपके हट चुका है। ठीक है, अब देखिए इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है मेनली। पहले सबसे जो आपका टॉपिक दे रखा है वो है आपके ग्रंथियों के बारे में, कि ग्रंथियाँ क्या है और कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रंथियों की। जो ग्रंथियाँ हैं वो मेनली हमारे शरीर में 3 प्रकार की होती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहली बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होती है ये सभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो तीसरी ग्रंथि है वो कौन सी हो गई? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो शरीर में, मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि भी आप पढ़ चुके हैं और मिश्रित ग्रंथि भी आप पढ़ चुके हैं। याद कीजिए जो हमने इससे पहले वाला लेसन पढ़ा था, कौन सा? पाचन तंत्र वाला लेसन। उसके अंदर हमने
बहिस्रावी, हाँ सारी हमने नहीं पढ़ी है, मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि सारी ग्रंथियाँ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ग्रंथियाँ बहिस्रावी ग्रंथियाँ उसमें पढ़ी थी हमने, और एक मिश्रित ग्रंथि है वो हमारे शरीर में, वो भी हमने इसमें पढ़ी थी। लेकिन फिर भी हम इनको वापस पढ़ते हैं कि ये होती क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और मिश्रित ग्रंथि क्या है। ठीक है, इस लेसन के अंदर हमें केवल और केवल ये याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही पढ़ना है। ठीक है, ये जो लेसन है पूरा वो किस पर आधारित है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर। लेकिन फिर भी आपको इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियों को तो खैर हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ध्यान से समझिएगा इस लेसन को, इजी चैप्टर है आपका, और क्योंकि अब आपको टाइम भी मिल गया है, गवर्नमेंट ने आपको टाइम दे दिया है, आपकी परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं, तो अब वापस एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि अब तक तो आपका सारा सिलेबस हो चुका होगा, लेकिन एक बार रिवाइज़ के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपका लेसन आता है, जो टॉपिक आता है आपका, वो कौन सा है, या पहली जो ग्रंथि है आपकी वो कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, याद कीजिए आमाशय को, मैं सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि इससे पहले ही हमने वो लेसन पढ़ा है। तो आमाशय को याद कीजिए, ये कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, जो आमाशय था, आपने जब आमाशय पढ़ा, पाचन तंत्र के अंदर आमाशय पढ़ा, तो उसके अंदर आपने कुछ ग्रंथियाँ पढ़ी थी, मेनली जठर ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, तो आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ होती है जो जठर रस का स्राव करती है, ये कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से जठर ग्रंथियाँ होती है इसके अंदर। ठीक है, ये जठर ग्रंथियाँ जो है वो जठर रस का स्राव करती है। क्या करती है, जठर रस का स्राव करती है। और जठर रस के अंदर आपने बहुत सारे पाचक एंजाइम पढ़े थे, रेनिन है ना, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम आप पढ़ चुके हैं उनके अंदर। तो ये जठर रस का निर्माण करती है और इस रस को ये कहाँ डाल देती है, आमाशय की सतह के ऊपर डाल देती है या आमाशय के अंदर डाल देती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये इसकी दीवार थी और इसने आमाशय के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, और ये वाली जो ग्रंथियाँ हैं वो कैसी थी, बहिस्रावी ग्रंथि थी, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ये जो ग्रंथियाँ थी या यूँ कह सकते हो कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ थी। और ये बहिस्रावी ग्रंथि, देखिए यहाँ पर कुछ प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो उन कोशिकाओं को हम पढ़ चुके हैं, इनको हम कहते हैं चीफ सेल्स, मुख्य कोशिकाएं। ठीक है, ये चीफ सेल्स क्या करती है, ये चीफ सेल्स क्या करती हैं, कुछ एंजाइम का निर्माण करती है और उन एंजाइम को यहाँ से होते हुए, यानी कि ये एंजाइम जो होते हैं इस ग्रंथि से होते हुए इस रास्ते के द्वारा ये कहाँ डाल दिए जाते हैं, आमाशय की सतह के ऊपर डाल दिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो बहिस्रावी ग्रंथियाँ अपने द्वारा जो भी पदार्थ का निर्माण होगा या अपने द्वारा जो भी पदार्थ का निर्माण करेगी, उन पदार्थों को वो कहाँ डाल देगी, किसी सरफेस के ऊपर, किसी सतह के ऊपर डालेगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी त्वचा है, आपकी त्वचा के नीचे भी कुछ ग्रंथियां हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथियां हैं, श्वेत ग्रंथियां हैं, और श्वेत ग्रंथियां क्या काम करती है, पसीने का निर्माण करती है और वो पसीने को कहाँ डाल देती है, अपनी सरफेस के ऊपर या यूँ कह सकते हैं कि त्वचा की सतह के ऊपर डाल देती है। ठीक है, तो यानी कि ये ग्रंथियाँ जो होती है वो क्या करती हैं, कोई भी पदार्थ का, जिस भी पदार्थ का निर्माण करेगी उस पदार्थ को ये कहाँ डाल देगी, सतह के ऊपर डाल देगी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये कुछ इस प्रकार की होती है, ये ग्रंथियाँ ऐसे होती है। ठीक है, यहाँ पर कोशिकाएं होंगी, इनको जाइमोजन कोशिकाएं या चीफ सेल्स कहेंगे, और ये चीफ सेल जो है वो पदार्थों का किसी भी यूँ कह सकते हैं कि
कोई भी पदार्थ का जिसका भी ये निर्माण करेगी, ये पदार्थों का निर्माण करेगी और फिर ये क्या करेगी, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये वाला जो रास्ता दिख रहा है, ये वाला जो बना रही हूँ मैं, ये रास्ता, इस रास्ते के द्वारा ये बाहर डाल देगी, यानी कि किसी की सतह के ऊपर डाल देगी। जो ये वाली सतह बनाई है मैंने, ये जो जाने का रास्ता है, ये क्या होती है, ये इसकी नलिका होती है, ये इसकी नलिका होती है। यानी कि इन ग्रंथियों को हम नलिका युक्त ग्रंथियां भी कह सकते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां भी कह सकते हैं। ये नलिका युक्त ग्रंथियां क्या करती हैं, ये नलिका युक्त ग्रंथियां हैं कौन सी, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये याद रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियां होती है और ये क्या करती है, इस नलिका के द्वारा जो भी पदार्थ का निर्माण करेंगी, कौन कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगी, तो जो भी पदार्थ का निर्माण करेगी इनको ये बाहर डाल देगी। ठीक है, अब देखिए ये मेनली जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो किन किन पदार्थों का निर्माण करती हैं। तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है वो आपके एंजाइम, जितने भी शरीर के अंदर एंजाइम बनते हैं उन सभी एंजाइम का निर्माण बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। हार्मोन इसमें नहीं सम्मिलित है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रोडक्ट है। ठीक है, एंजाइम हो गया। ठीक है, दूध, जो दूध का निर्माण करती है, एक माता जो बच्चे को दूध पिलाती है, उस दूध का जो निर्माण करता है, वो जो दूध का निर्माण करने वाली ग्रंथियां होती हैं वो भी कौन होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, जो स्वेद ग्रंथियां होती है, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि जो पसीने का निर्माण करती है ना, पसीने का निर्माण करती है वो भी कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। जो ईयर वैक्स का निर्माण करती है वो भी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। जो म्यूकस का निर्माण करती है वो भी बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। ठीक है ना, तो जितने भी हार्मोन्स को छोड़कर जितने भी पदार्थों का निर्माण हो रहा है आपके शरीर के अंदर, वो सभी के सभी कौन निर्माण करती है, बहिस्रावी ग्रंथियां निर्माण, उनका निर्माण कौन करती है, बहिस्रावी ग्रंथियां करती है। बहिस्रावी ग्रंथियां कैसी है, नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। आपने जब लार ग्रंथियां पढ़ी थी मुख के अंदर, तो 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, पढ़ी थी ना आपने, तो 3 प्रकार की, जो तीनों प्रकार की ग्रंथियां थी, उन ग्रंथियों के अंदर भी नलिकाएं होती है। और वो नलिकाएं कहाँ पर आकर खुल जाती है, मुख गुहा के अंदर खुल जाती है। मुख गुहा के अंदर खुलती है तभी तो वो लार को लेके आती है मुख में, क्योंकि उनकी स्थिति आपको पता है कि वो पूरी तरह से मुख गुहा के अंदर उपस्थित नहीं होती है। ठीक है, कुछ 2 ग्रंथियां हमने पढ़ी थी, पैरोटिड जो कि कान के नीचे की ओर होती है, लेकिन वो कान का नीचे वाला भाग तो मुख गुहा नहीं है ना, तो फिर मुख गुहा में उस लार को लेके कौन आएगा, तो कुछ नलिकाएं होती है जो मुख गुहा में उस लार को लेके आती है। ठीक है ना, तो इनके अंदर नलिकाएं होती है और ये नलिकाएं क्या काम करती है, उस पदार्थ को, जो भी पदार्थ, यानी कि कौन कौन, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पसीना हो, चाहे वो ईयर वैक्स हो या म्यूकस हो, कोई भी ऐसा पदार्थ हो, उन पदार्थों को कहाँ लेके आएगी, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर डालेगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी त्वचा है, ठीक है, ये त्वचा है। अब इस त्वचा के अंदर यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ग्रंथि है, यहाँ पर इसके नीचे कोई ग्रंथि है, ठीक है, और ये इसकी नलिका हो गई, ये इसी की नलिका हुई। ठीक है, और ये ग्रंथियाँ कौन सी हैं, पसीने की ग्रंथियाँ हैं, स्वेद ग्रंथियाँ हैं। और ये यहाँ पर पसीने का निर्माण करेगी, तो ये पसीने को कहाँ डाल देगी, अपनी त्वचा के ऊपर डाल देगी। तभी तो त्वचा के ऊपर अपने जब पसीना आता है तो त्वचा के ऊपर आता है, ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लड में मिल जाएगा, तो पसीने को कहाँ डाल देगी, त्वचा के ऊपर डाल देगी। तो ऐसी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती है, अपने पदार्थ को कहाँ डालती है, किसी भी सतह के ऊपर डालती है। और कौन कौन से पदार्थों का निर्माण करती है, तो आपको बस ये याद रखना है कि हार्मोन को छोड़कर सभी पदार्थ जो भी आपके शरीर में जिनका भी निर्माण हो रहा है, एंजाइम है, चाहे वो पसीना है, म्यूकस है, बार बार एग्जाम्पल बता चुकी हूँ, वो सारे के सारे पदार्थों का निर्माण कौन करता है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ करती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी शब्द आया था
एंडोक्राइनोलॉजी, है ना। तो वो शब्द कहाँ से आया है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और अभी भी मैंने आपको ये बताया था कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो 2 तंत्र होते हैं, कौन कौन से? एक तो अंतःस्रावी तंत्र जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सम्मिलित हैं, और दूसरा होता है तंत्रिका तंत्र। उन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, या उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइन जो उसके अंदर शब्द आया है वो यहाँ से आया है, यानी कि ये जो उसके अंदर एंडोक्राइन शब्द है वो कहाँ से आया है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से आया है। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं क्या, वो पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ग्लैंड है या कोई ग्रंथि है, ठीक है, ये कोई ग्रंथि है। इस ग्रंथि के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स आती हैं, यानी कि कौन सी? मान लीजिए ये कोई धमनी आ रही है, और धमनी क्या लेकर आ रही है? ऑक्सीजन लेके आ रही है, पोषक पदार्थ लेकर आ रही है, यानी पोषण लेके आ रही है। इसके लिए किसी भी अंग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषण की ज़रूरत होती है, और वो कौन लेके आएगी? ऑक्सीजन कौन लेके आती है? मेनली धमनी लेके आती है। हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं पहले वाले लेसन में, ठीक है। इसके बाद में आपको ये पता है कि यहाँ पर आने के बाद में ये जो धमनी होती है, किसी भी अंग में आने के बाद में वो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है ना। इस तरह से छोटी छोटी नलिकाओं में टूट जाती हैं, और उन छोटी छोटी नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। ये आप जानते हैं, केशिकाएं कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई ग्रंथि है, और इस ग्रंथि की कोशिकाएं यहाँ पर पड़ी है। ये कोई भी ग्रंथि हो सकती है। मान लीजिए कि ये एक तरह की आपकी हाइपोथैलेमस, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कोई भी ग्रंथि, मान लीजिए पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि मान लीजिए, ठीक है। मान लिया कि ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना। तो थायराइड ग्रंथि है। अब इस थायराइड ग्रंथि की यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पड़ी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ब्लड आ रहा है, इस ब्लड के अंदर क्या क्या है? ऑक्सीजन है, पोषण है, और ये क्या है? केशिकाएं हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और पोषण है ये इस कोशिकाओं को देगी, ठीक है। पोषक पदार्थ है इसके अंदर। तो ये क्या करेगी? ये जो केशिकाएं हैं इनसे ये पदार्थ छन छन कर यहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पदार्थ छन छन कर बाहर आ जाएगा। ये आ गया, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, यहाँ पर आ गया, और इनसे ये इस पदार्थ के अंदर क्या आया? ऑक्सीजन भी आया और पोषक पदार्थ भी आया। तो इस ऑक्सीजन को भी किसने ले लिया? इन कोशिकाओं ने ले लिया। पोषक पदार्थों को भी किसने ले लिया? इन कोशिकाओं ने ले लिया। लेकिन इस कोशिकाओं के अंदर क्या बनता है? इन कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आप जानते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनेगा। लेकिन क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि है, और थायराइड ग्रंथि जो है वो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा भी कुछ पदार्थ बनते हैं जो अपने शरीर में जाकर बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थ बनेगा वो बनेगा क्या? हार्मोन बनेगा, ठीक है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन जाएगा कहाँ पर? इस पदार्थ के अंदर मिल जाएगा। इस पदार्थ के जो भी पदार्थ आया है, जिसे अपन कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इसके अंदर ये मिल जाएगा, और यही पदार्थ वापस कहाँ चला जाएगा? इन केशिकाओं में चला जाएगा। ये केशिकाओं में क्या क्या लेके जा रहा है? देखिए, एक तो ये लेके जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसका कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा, उत्सर्जी पदार्थ बनेगा, वो लेके जा रहा है, प्लस ये क्या लेके जा रहा है? हार्मोन लेके जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने वाली जो नलिकाएं होती हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, और अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली जो नलिका होती है इसको हम क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं, शिरा कहते हैं। और अब इस शिरा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो गया है, लेकिन इसके साथ साथ कहाँ क्या चला गया है? यहाँ का हार्मोन चला गया, ठीक है। तो ये इन कोशिकाओं ने जो हार्मोन बनाया था वो भी कहाँ चला गया? इन नलिकाओं के अंदर चला गया। ये नलिकाएं कौन सी हो गई? शिरा। अब आपको पता है कि शिराएं जो है वो सभी आपस में मिलेगी, महाशिरा में मिलेगी। महाशिरा फिर वो ब्लड को कहाँ डाल देगी? रक्त अपना जो हृदय है वहाँ डाल देगी, और हृदय के द्वारा फिर वापस महाधमनी से होता हुआ ये पूरे शरीर में पहुँचा दिया जाएगा। तो ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ कौन जाएंगे? ये हार्मोन जाएंगे, हार्मोन भी इसके साथ में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हार्मोन कहीं पर भी किसी भी, यानी कि पूरे शरीर में ये घूमेंगे,
ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इन हार्मोन का निर्माण किसने किया है। आगे पढ़ेंगे कि इन हार्मोन के क्या काम होते हैं, ये थायराइड ग्रंथि द्वारा जो निकाले गए हार्मोन हैं उनका क्या काम होता है, वो सभी आगे की बात है। लेकिन आपको बस मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या निर्माण करती है या किस रासायनिक पदार्थ का निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन का निर्माण करती है, जबकि अभी आप पहले पढ़ चुके हो कि बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो किसका निर्माण करती है, एंजाइम्स का निर्माण करती हैं। और इसके अलावा जो भी हार्मोन के अलावा जितने भी पदार्थों का निर्माण हो रहा है उन सभी का निर्माण बहिस्रावी ग्रंथियां करती है। ठीक है, तो आपका जो ये ग्रंथि है ये कौन सा किस पदार्थ का निर्माण कर रही है, हार्मोन का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये किसका निर्माण करती है, हार्मोन का निर्माण करती है। दूसरी चीज आपने अभी भी पढ़ा, बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर आपने ये देखा था कि जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है उसके अंदर क्या होती है, नलिका होती है, कोई ना कोई नलिका होती है जिसके द्वारा उस पदार्थ को, जो बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर जो भी पदार्थ बन रहा है, मान लीजिए एंजाइम बन रहा है, उस एंजाइम को इस नलिका के द्वारा किसी भी सतह के ऊपर छोड़ दिया जाता है। क्या इसमें कोई नलिका बनी है, क्या नहीं बनी है। यहाँ कोई भी नलिका दर्शाई है क्या मैंने, नहीं, इसके अंदर कोई नलिका नहीं होती है। तो ये कैसी ग्रंथि हो गई, नलिका विहीन ग्रंथि हो गई। यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो कैसी ग्रंथियां हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, नलिका युक्त नहीं है, नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों के अंदर क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। अब देखिए अपन ने ये चीज़ भी देखी है कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ अपना जो पदार्थ होती है वो किसी सरफेस पे डालती है, किसी सतह पर डालती है। जैसे कि आपकी जो मुख के अंदर जो पाचन ग्रंथियाँ थी, ये लार ग्रंथियाँ थी, ठीक है, लार ग्रंथियों के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, वो पाचन का काम करते हैं, ठीक है। जो पाचक ग्रंथियाँ या लार ग्रंथियाँ थी उन्होंने भी अपना जो यूँ कह सकते हैं कि जो भी एंजाइम डाला था वो लार के माध्यम से वो कहाँ डाला था, वो अपनी सरफेस के अंदर, मुख गुहा के अंदर डाला था। आमाशय के अंदर कोई ग्रंथि थी तो उसने आमाशय के अंदर डाल दिया, उसकी सरफेस पे डाल दिया। कोई हमारी पसीने वाली ग्रंथियां हैं तो उन्होंने सतह के ऊपर यानी कि त्वचा के ऊपर जो भी पदार्थ था उसको डाल दिया। लेकिन ये ग्रंथियां जो होती हैं ये अपना जो हार्मोन या यूँ कह सकते हैं कि जो भी पदार्थ बना रही है, और आपको पता है कि ये कौन सा पदार्थ का निर्माण करेगी, ये हार्मोन बनाएगी। और ये हार्मोन को कहाँ पर डालेगी, सीधे ब्लड में डालेगी, सीधे रक्त के अंदर डालेगी। यानी कि ये कोई भी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये हार्मोन का जो निर्माण कर रही है, इस हार्मोन को ये डायरेक्ट कहाँ डालती है, ब्लड के अंदर डालती है, हमारे रक्त के अंदर डालती है, ठीक है। तो ये रक्त के अंदर डालती है, किसी भी सरफेस के ऊपर नहीं डालती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारी कौन सी ग्रंथियाँ हो गई, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इस पूरे लेसन के अंदर हमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही चर्चा करनी है, और वो ग्रंथियाँ क्या क्या काम करती हैं, उनसे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हार्मोन हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, वही सब कुछ हमें पढ़ना है। तो इसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अब लास्ट आपकी जो ग्रंथि रह गई है वो कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट जो तीसरे टाइप की ग्रंथि है वो कौन सी हो गई, मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि नाम से ही पता चल रहा है, मिश्रित यानी कि दो चीज़ों का मिश्रण। मिश्रण किसे कहेंगे, मिश्रण कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है। ऐसा तो नहीं है कि एक कोई भी चीज़ ले ली उसका मिश्रण बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी शब्द आ गया है मिश्रण या मिश्रित ग्रंथि। अब ये मिश्रित ग्रंथि इसे क्यों कहा गया है, ठीक है। तो देखिए मिश्रित ग्रंथि का मतलब है ऐसी ग्रंथि जिसका आधा भाग या कुछ भाग किसका बना हुआ है, बहिस्रावी ग्रंथियों का या बहिस्रावी कोशिकाओं का, और आधा भाग या कुछ भाग किसका बना हुआ है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का या अंतःस्रावी कोशिकाओं का। यानी कि ऐसी ग्रंथि जो दोनों प्रकार की है, जो मिश्रित ग्रंथि है वो दोनों प्रकार की है। कैसी है, वो बहिस्रावी ग्रंथि भी है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसका मतलब क्या है कि वो क्या क्या किसका निर्माण करेगी, वो एंजाइम का निर्माण भी करेगी और वो हार्मोन का निर्माण भी करेगी। और आप ये अच्छी तरह से पढ़ चुके हो
किस लेसन के अंदर? पाचन वाले लेसन में हमने पाचन तंत्र की जब क्रियाविधियाँ पढ़ी थी और उसमें हमने 3 मुख्य ग्रंथियाँ पढ़ी थी। सबसे शरीर की सबसे बड़ी वाली ग्रंथि पढ़ी थी, एक तो हमने यकृत को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, यकृत ग्रंथि को पढ़ा था। लार की ग्रंथियाँ पढ़ी थी 3 और एक हमने पढ़ी थी सबसे लास्ट में, कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि कौन सी हो जाती है? अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। और अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हो कि जो अग्नाशय ग्रंथि, अच्छा इसकी आपको ये तो पता है कि अग्नाशय ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना? दूसरी सबसे बड़ी, पहली कौन सी होगी? यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय ग्रंथि होती है। कहाँ स्थित होती है? तो आप जानते हो कि छोटी आंत्र का जो पहला भाग होता है जिसका नाम क्या है? ग्रहणी। और ग्रहणी के दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ पर ये मिश्रित ग्रंथि होती हैं। दोनों भुजाओं के बीच में अनियमित आकार की और गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। और ये अग्नाशय ग्रंथि किस प्रकार की है? मिश्रित ग्रंथि, यानी आपके शरीर में एक ही ग्रंथि मिलती है जिसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कौन सी वाली? हाँ, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ये देखा था कि इसके अंदर 2 प्रकार की चीज़ें होती है, 2 चीज़ें मिलती हैं आपको, या यूँ कह सकती हूँ 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं आपको, या 2 प्रकार के समूह मिलते हैं आपको। एक आपने पढ़ा था एसिनाई, एक आपने पढ़ा था एसिनाई, और दूसरा आपने पढ़ा था लेगरहेंस की द्वीपिकाएं। लेगरहेंस की द्वीपिकाएं, ये 2 पार्ट पढ़े थे इसके मेजरली, है ना? तो जो मिश्रित ग्रंथि होती है उसके 2 भाग होते हैं, एसिनाई और लेगरहेंस की द्वीपिकाएं। जो एसिनाई होता है वो इसका 99% भाग बनाता है। 99% भाग जो है इस मिश्रित ग्रंथि का, या यूँ कह सकती हूँ इस अग्नाशय ग्रंथि का, वो एसिनाई बनाता है 99% भाग, और बचा खुचा 1 से 2% भाग जो है वो कौन बनाता है? लेगरहेंस की द्वीपिकाएं। और आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि एसिनाई जो होती है वो कौन सा भाग होता है? इसका बहिस्रावी भाग होता है, या बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह होता है। और बहिस्रावी कोशिकाएं होने के कारण ये क्या निर्माण करती है? एंजाइम का निर्माण करती है। और वो एंजाइम जो होते हैं फिर कहाँ आ जाते हैं? इस ग्रहणी में आ जाते हैं। इनको हम पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? अग्नाशयी रस कहते हैं। और ये अग्नाशयी रस जो होते हैं उनके अंदर एंजाइम होते हैं, और ये यहाँ पर आकर किसका क्या करते हैं? पाचन का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है लेगरहेंस की द्वीपिकाएं। लेगरहेंस की द्वीपिकाओं के अंदर आपने 3 प्रकार की कोशिकाओं के समूह पढ़े थे, या 3 प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, और वो तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो है कुछ हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे कि अल्फा जो कोशिकाएं थी वो ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है, बीटा कोशिकाएं किसका? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है, वैसे ही जो गामा कोशिकाएं होती है वो सोमेटोस्टेनिन का निर्माण करती हैं। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या कार्य करता है। खैर इनके बारे में फिर से हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर, क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है तो इसके अंदर भी अंतःस्रावी पार्ट है, इसीलिए इस ग्रंथि को फिर से हम दोबारा यहाँ पर पढ़ेंगे। और इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन के कार्य भी फिर से हम पढ़ेंगे। मेरा इतना बताने का मतलब ये था कि ये ग्रंथि कौन सी हो गई। देखिए इसमें दोनों टाइप के पार्ट है, एसिनाई जो कि बहिस्रावी समूह है इसका, और लेगरहेंस की द्वीपिकाएं जो इसका भाग है वो कौन सा है? अंतःस्रावी प्रकार का है। तो क्योंकि ये दोनों ही प्रकार इसके अंदर है, इसीलिए ये अग्नाशय ग्रंथि कौन सी हो गई? ये मिश्रित ग्रंथि हो गई। ठीक है, तो एक ही शरीर में मिश्रित ग्रंथि मिलती है, और वो कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए, आपके शरीर में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए। तो आपको क्या बताना है? अग्नाशय ग्रंथि। ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी है? यकृत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं हार्मोन्स के बारे में। अब स्पेशली हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं।
देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक पीयूष ग्रंथि, एक ही होती है शरीर में वैसे, तो ये मान लीजिए कि ये पीयूष ग्रंथि है। ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि है अगर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोई ना कोई हार्मोन का निर्माण होगा। अच्छा, पीयूष ग्रंथि कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगर ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो यहाँ पर किसी न किसी हार्मोन का निर्माण होगा। मान लीजिए कि ये इसकी कोशिकाएं हैं, ठीक है, और ये एक हार्मोन, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम पढ़ेंगे, बहुत सारे हार्मोन पढ़ेंगे हम। यहाँ पर एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है LH हार्मोन, ठीक है। अब ये LH हार्मोन जो है वो किस में मिला दिया जाएगा? रक्त वाहिनियों में मिला दिया जाएगा। अब ये रक्त वाहिनियाँ जा रही है, मान लीजिए पूरे शरीर के अंदर जाएगी, है ना। अब आपको पता है पीयूष ग्रंथि जो होती है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। इसकी सारी जो आपको स्थिति है वो सारी हम बताएंगे, यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कहाँ पर क्या होती है, ठीक है। लेकिन अभी बस ये याद रखिए कि ये होती है कहाँ पर, अपने मस्तिष्क वाले पार्ट में होती है। तो अब ये LH हार्मोन जो है वो कहाँ चला गया? इन नलिकाओं के अंदर, या यूँ कह सकते हैं इन वाहिनिकाओं के अंदर, नलिका शब्द सही नहीं रहेगा, इन वाहिनिकाओं के अंदर चला गया, ठीक है। और ये जो है ब्लड जा रहा है, पूरे शरीर में बह रहा है, इसके साथ साथ ये LH हार्मोन भी जा रहा है, ये LH हार्मोन भी जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, उस लड़के के अंदर उसका जो प्राथमिक नर जननांग होता है जिसे अपन कहते हैं वृषण, ये अपने टॉपिक आएगा आगे, एक लेसन है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वृषण और जो भी नर युग्मक, मादा युग्मक, ऐसे बहुत सारी जो अपने यूँ कह सकते हैं कि जनन तंत्र के बारे में एक लेसन आएगा, जनन तंत्र वाला, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहती हूँ आपको कि ये कैसे क्या कार्य करते हैं। अब ये LH हार्मोन गया, ये मस्तिष्क वाला भाग है, ये पेल्विक रीजन का भाग है। वृषण कहाँ होता है? श्रोणि क्षेत्र में होता है, पेल्विक रीजन के अंदर होता है। अब देखिए, वृषण के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर वृषण के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है। ये आपको पता है कि वृषण किस में होगा? लड़कों के अंदर होगा। वृषण के अंदर कुछ कोशिकाएं होती है जिसे हम लेडिक, यहाँ पर लिख लेती हूँ, ऊपर यहाँ पर लिख लेती हूँ, इनको हम कहते हैं लेडिक कोशिकाएं, यह लेडिंग सेल्स, लेडिक कोशिकाएं या लेडिंग सेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये हार्मोन जो इसके साथ में आया है, ठीक है, तो आपको भी पता है कि इसकी कुछ रक्तवाहिनियाँ यहाँ पर भी जाएगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बना रही हूँ कि ये हार्मोन जो है वो कहाँ चले जाएंगे? यहाँ से होते हुए इस वृषण के अंदर जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ वृषण में ही जाएंगे। आपको पता है कि ब्लड जो है वो पूरे शरीर में बह रहा है, तो पूरे शरीर में ये हार्मोन जाएंगे, लेकिन ये हार्मोन सिर्फ वही जगह कार्य करेंगे जहाँ पर इनको कार्य करना है। ये किसी और अंग पर कार्य क्यों नहीं करते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर कुछ इनके रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इनके रिसेप्टर लगे होते हैं, और रिसेप्टर की वजह से ये क्या करते हैं? इन रिसेप्टर को ये यूँ कह सकते हैं कि ये रिसेप्टर क्या करते हैं? इस LH हार्मोन को ग्रहण करेंगे। तो ये जो रिसेप्टर होंगे इनको हम क्या कह देंगे? LH रिसेप्टर, LH रिसेप्टर कह देंगे, ठीक है। और LH रिसेप्टर क्या करेंगे? LH हार्मोन को रिसीव करेंगे। जब ये LH हार्मोन को रिसीव कर लेंगे तब ये क्या करेंगे? LH हार्मोन ये जो लेडिक कोशिकाएं हैं इन पर अपनी क्रिया करेंगे, ठीक है। और इनके प्रभाव में लेडिक कोशिकाएं एक हार्मोन निकालेगी। LH हार्मोन के प्रभाव में लेडिक कोशिकाएं एक हार्मोन निकालेगी, जिस हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन आपको अच्छी तरह से जानते हैं, आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है, ठीक है, यह नर लैंगिक हार्मोन है। और ये हार्मोन जो है आप सभी जानते हैं कि ये किशोरावस्था होने के बाद में जितने भी परिवर्तन आते हैं शरीर के अंदर, जैसे कि लड़के के अंदर मूंछ आना, दाढ़ी आना, है ना, ये सारे जो परिवर्तन आते हैं वो सारे के सारे कौन हार्मोन इसको इन परिवर्तनों को करने में या इन परिवर्तनों को लाने में हेल्प कौन सा हार्मोन करता है या कौन हार्मोन ये क्रिया करवाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है,
ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब क्या था, हार्मोन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, खैर ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी कहने का मतलब ये है कि LH हार्मोन का निर्माण किसने किया? पीयूष ग्रंथि ने किया। LH हार्मोन का निर्माण किसने किया? पीयूष ग्रंथि ने किया। पीयूष ग्रंथि ने इसको कहाँ डाल दिया? ब्लड के अंदर डाल दिया। ये ब्लड पूरे शरीर में घूमता गया, ये ब्लड पूरे शरीर में घूमा और उसके बाद में ये कहाँ चला गया? वृषण के अंदर चला गया। वृषण के अंदर कुछ रिसेप्टर लगे थे जैसे कि LH हार्मोन या LH रिसेप्टर कहते हैं, और LH रिसेप्टर ने उन हार्मोन को कैच कर लिया। उसके बाद में जब ये वृषण के अंदर गए तो वहाँ पर कुछ कोशिकाएं थी जिसे हम लेडिक कोशिकाएं कहते हैं। लेडिक कोशिकाएं इनके प्रभाव में कौन सा हार्मोन निकालती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मनुष्य के अंदर या यूँ कह सकते हैं नर के अंदर जो भी परिपक्वता के बाद में जो भी परिवर्तन होते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, प्यूबर्टी का आना, सभी के सभी जो परिवर्तन आते हैं वो सभी कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करवाता है। इसका मतलब कि हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, यूँ कह सकते हैं कि हार्मोन्स क्या हैं? ये रासायनिक पदार्थ है। और ये रासायनिक पदार्थ किसके द्वारा निकाले जाते हैं या किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा या यूँ कह सकते हैं कि नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा। देखिए ये नलिका यहाँ पर नहीं है, कोई नलिका नहीं है, तो नलिका विहीन ग्रंथियों के द्वारा यह निकाले जाते हैं। और ये कहाँ पर जाते हैं? ये रक्त में घुल जाते हैं या रक्त में ये मिल जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि रक्त के द्वारा ये पूरे शरीर में घूमते हैं और जहाँ पर इनके रिसेप्टर होते हैं या जहाँ पर इनको क्रिया करनी होती है उन अंगों पर जाकर ये क्रिया करते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ हो गए, ठीक है। अब यहाँ से पीयूष ग्रंथि ने इनको भेजा था कि तुम जाओ और कहाँ पर क्रिया करो? इस वृषण की लेडी कोशिकाओं के ऊपर। किसने भेजा था? पीयूष ग्रंथि ने, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि ने इसको भेजा, और इसको भेजा, हम कभी किसी को भी संदेश देकर भेजते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? वाहक या दूत कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार के हमारे क्या हो गए? रासायनिक दूत हो गए। हम इनको क्या कह सकते हैं? रासायनिक दूत भी कह सकते हैं, दूत जो के संदेश ले जाने वाले होते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि थी जिसने संदेश ये दिया था कि आप जाओ और कहाँ पर? वृषण पर, वृषण की लेडी कोशिकाओं पर क्रिया करवाओ, उसको कहो कि क्या निकाले? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाले। तो ये संदेश लेकर कौन गया? हार्मोन्स लेकर गए। तो हार्मोन्स क्या हो गए? रासायनिक दूत हो गए, ठीक है। ये किसके द्वारा निकाले जाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। कहाँ पर? ये किसके माध्यम से ये जाते हैं? तो ये रक्त के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। पूरे शरीर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र के अंदर मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, वो रक्त क्या करता है? वो रक्त हमारे शरीर में जितने भी पदार्थ हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, उन सभी पदार्थों को एक स्थान से ये यूँ कह सकते हैं अपने निर्धारित स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने सांस ली, ऑक्सीजन लिया, तो उस ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुँचाने का काम करेगा। फिर प्रत्येक अंग से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस शरीर से बाहर निकालने का काम भी वही करेगा, क्योंकि वही तो फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड लाता है ना, ठीक है। इसके अलावा पोषण पदार्थों को, पोषक पदार्थों को सभी अंगों तक ले जाता है। उत्सर्जी पदार्थों को भी फिर से जो अपने निर्धारित स्थान होते हैं वहाँ तक ले जाता है। जैसे कि अपन ने ये पढ़ा था कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? अपने लीवर के अंदर होता है। लेकिन उस यूरिया को कहाँ पर पहुँचाना होता है? अगर किडनी में पहुँचाना है तो वहाँ पर ले जाने के लिए भी कौन ले जाएगा उसको? वहाँ तक ले जाने के लिए ये ब्लड ही कार्य करता है, ये ब्लड ही उसे ले जाता है। तो अब हार्मोन्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, पीयूष ग्रंथि अपने मस्तिष्क में स्थित है, वृषण जो होता है वो पेल्विक रीजन में स्थित है, तो वहाँ से मस्तिष्क से पेल्विक रीजन तक अगर हार्मोन को चलना है तो उसके कोई पैर तो नहीं है कि वो पैर से चलकर चला जाएगा, ठीक है। तो उसे ले जाएगा कौन? ये ब्लड ही ले जाएगा। यानी हार्मोन्स किसके अंदर जाते हैं? पहले वो रक्त में घुल जाते हैं, और रक्त जो होता है वो पूरे शरीर में घूमता है, तो रक्त ही इसको रासायनिक पदार्थों, यानी कौन से रासायनिक पदार्थ? हार्मोन्स को ले जाने का काम करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो है हार्मोन्स जो है वो अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, या यूँ कह सकते हैं कि सूक्ष्म मात्रा में इनका स्राव होता है, या सूक्ष्म मात्रा में ये स्रावित होते हैं, ठीक है। ये इतना भी नहीं है कि बहुत भर भर के हार्मोन्स निकाले जाएंगे, बहुत ही कम मात्रा में, ट्रेस अमाउंट में इनका स्राव होता है, जो
ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वो बहुत ही कम मात्रा में इनको बाहर निकालती है, शरीर अपनी कोशिकाओं से ये बाहर निकालती है, ठीक है, और उनको ब्लड में मिला देती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। इनको रासायनिक दूध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या ले जाते हैं? अपना संदेश ले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये अपने पढ़ा हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपके शरीर के अंदर जितनी भी तो नहीं कह सकते, जो मुख्य मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जो कि हमें इस लेसन में पढ़नी है, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो एक बार इनकी स्थिति देख लेते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। एक रफली डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, ये बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मस्तिष्क है किसी भी व्यक्ति का, जो मस्तिष्क है, वहाँ पर सबसे ऊपर की ओर एक ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पर, ठीक है। कहाँ होती है और स्थिति क्या होती है, किसका निर्माण करती है, कौन से हार्मोन निकालती है, वो सभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को हम कहते हैं क्या? इस ग्रंथि को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। तो ये वाली ग्रंथि कौन सी हो गई? जो सर के अंदर है, सबसे ऊपर की ओर है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक संरचना है जिसका नाम है इनफंडिबुलम, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे आगे जाकर कि हाइपोथैलेमस की संरचना में कौन कौन सी क्या क्या संरचनाएं होती है, और भी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे अपन इनफंडिबुलम कहते हैं, और ये इनफंडिबुलम द्वारा नीचे की ओर एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का नाम है क्या? पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस के नीचे की ओर। हाइपोथैलेमस के एक ग्रंथि, एक संरचना है जिसका नाम है इनफंडिबुलम, एक इनफंडिबुलम संरचना है, उसके नीचे की ओर यहाँ पर, या इस संरचना के द्वारा एक ग्रंथि से ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जुड़ी होती है, जिसे अपन कहते हैं पीयूष ग्रंथि। तो दो ग्रंथियाँ आपके सर में हैं, सिर्फ दो नहीं है, एक और ग्रंथि है। यहाँ पर एक पीछे की ओर एक और ग्रंथि होती है, यहाँ पर पीछे की ओर एक और ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि का नाम है क्या? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीछे की ओर, सर में पीछे की ओर एक ग्रंथि होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? पीनियल ग्रंथि, ठीक है। थोड़ा मैं सही बना देती हूँ इसको, यूँ करके बना देती हूँ। यहाँ पर ये रही पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो तीन ग्रंथियां जो है वो कहाँ है? सर के अंदर है, मस्तिष्क के अंदर है। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, और एक होती है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं इस वाले रीजन में, थोड़ा सा बड़ा सा बन गया ये, बस मेरे को तो आपको स्थिति बतानी है इसकी कि कौन कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर गले के अंदर आप जानते हो कि आपका एक वायु नलिका होती है। उस वायु नलिका के अंदर, ये यूँ कह सकते हैं, जो कंठ होता है वायु नलिका में, यहाँ पर कंठ होता है ना, तो कंठ में नीचे की ओर यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर एक तितली के शेप की एक ग्रंथि होती है, ऐसे यहाँ पर एक तितली के शेप की ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे?
थायराइड ग्रंथि कहेंगे। अब देखिए, इस थायराइड ग्रंथि को अगर हम उल्टा करके देखें, यानी इसके पीछे की ओर देखें, तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, वो कुछ ऐसे दिखती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके पीछे की ओर हम अगर देखें तो ये थायराइड ग्रंथि आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, जिसमें यूं, ये थायराइड ग्रंथि पीछे की ओर कुछ यूं मुड़ी हुई होती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि पीछे की ओर कुछ यूं मुड़ी हुई होती है, और इस ग्रंथि में यहाँ पर थायराइड ग्रंथि जो पीछे की ओर मुड़ी हुई होती है, यहाँ पर दो, इस एक भाग में दो और दूसरे भाग में दो, यहाँ पर, यानी कि कुल कितनी हो गई, चार जो है वो बहुत ही छोटी छोटी मटर के दाने के आकार की ग्रंथियाँ पड़ी होती है। उन्हें हम कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो आपका जो ये गला वाला जो रीजन है ना, ये गला वाला जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर कौन सी ग्रंथि हो गई, एक थायराइड ग्रंथि हो गई। थायराइड ग्रंथि पीछे की ओर फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड वाले पार्ट पर एक पार्ट पर 2 ग्रंथियाँ और दूसरे पार्ट पर 2 ग्रंथियाँ, यानी टोटल कितनी, 4 ग्रंथियाँ पड़ी होती है, और इनको हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपका कहीं हार्ट होता है, यहाँ पर हार्ट होता है। ठीक है, इतना भी लेफ्ट साइड में नहीं होता है, बट यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कहीं हार्ट होता है, और हार्ट के ऊपर यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरह से मैं ग्रंथि बना रही हूँ, तो यहाँ पर कहीं ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कई ग्रंथि होती है जो कि हार्ट के थोड़ा सा ऊपर की ओर पड़ी रहती है। इसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। इसे हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर कहीं पर किडनी होती है, यहाँ कहीं किडनी होती है, और किडनी के ऊपर आप जानते हैं कि जब हमने किडनी की संरचना पढ़ी थी, तो किडनी के ऊपर भी 2 ग्रंथियाँ पड़ी होती है, एक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि, यानी कि कुल 2 ग्रंथियाँ होती है, और किडनी के ऊपर की ओर होती है। ठीक है, और क्योंकि ये किडनी के ऊपर होती है और किडनी से संबंधित चीज़ों को हम कहते हैं रीनल, और क्योंकि ये ऊपर की ओर होती है इसलिए एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, इसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। अधि यानी ऊपर, वृक्क यानी किडनी, किडनी के ऊपर जो रखी हुई ग्लैंड होती है उसे अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर आपके जो कि ये कौन सा पार्ट है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर ही यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए, अगर ये लड़का है, ये जो बनाया है हमने, अगर ये लड़का है तो यहाँ पर इसके क्या होंगे, वृषण होंगे। तो ये भी एक क्या है, वृषण भी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वृषण होंगे। और अगर मान लीजिए कि ये कोई लड़की है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनके अंडाशय हो जाएंगे। इनके बारे में संरचना पढ़ेंगे हम, नर जनन तंत्र के अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि लड़की है तो अंडाशय होंगे उनके शरीर में, और अगर नर है तो क्या होंगे, वृषण। तो वृषण और अंडाशय भी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो ये सारी जो ग्रंथियां हैं वो हमें इस लेसन के अंदर पढ़नी है। इसमें हमने क्या देखा है कि मस्तिष्क वाला जो पार्ट है उसमें सबसे ऊपर की ओर हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड भी कह देते हैं। ठीक है, उसके नीचे की ओर एक इन्फंटिबुलम संरचना होती है, जिसके द्वारा ये ग्रंथि, एक और नीचे ग्रंथि होती है जिसे अपन पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस दोनों ही कहाँ है, मस्तिष्क वाले पार्ट में है। फिर उसके पीछे की ओर, यानी कि यहाँ पर पीछे की ओर एक ग्रंथि होती है जिसे अपन पीनियल ग्लैंड कहते हैं, पीनियल ग्रंथि कहते हैं। यानी कि 3 ग्रंथियाँ कहाँ पर पड़ी है, मस्तिष्क के अंदर पड़ी है। ठीक है, उसके बाद में एक ग्रंथि आती है जिसे अपन कहते हैं थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है, ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है, गले के अंदर होती है, जो कंठ होता है उसके थोड़ा नीचे की ओर होती है। ठीक है,
अब देखिए उसके बाद में जो अपना हार्ट आता है, हृदय आता है लेफ्ट साइड के अंदर, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, आप जानते हैं। और उस लेफ्ट जो ये हार्ट है जहाँ पर पड़ा है हार्ट, उस हार्ट के ऊपर की ओर एक ग्रंथि होती है जिसे अपन कहते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पर कहीं पर किडनियाँ होती हैं, ठीक है, किडनियाँ होती है पीछे की साइड, तो किडनियाँ तो पीछे की साइड हो जाएगी। और आप जानते हैं कि किडनी से आगे की ओर संरचना कौन सी होती है? अपना आहार नाल होती है। तो आहार नाल का जो पार्ट है एक ग्रहणी, जो कि किसका पार्ट है? छोटी आंत्र का। तो छोटी आंत्र भी आगे हो जाएगी। और छोटी आंत्र की दोनों भुजाओं के बीच में कौन सी लगी होती है? अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि को इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट है। हाँ, माना कि ये दोनों ग्रंथियों का भाग है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में भी इसे पढ़ा जाता है और बहिःस्रावी ग्रंथि में भी इसे पढ़ा जाता है। इसीलिए अपन ने बहिःस्रावी ग्रंथि जब पढ़ी थी, किसमें? खैर वो तो पाचन तंत्र का पार्ट भी था, लेकिन बहिःस्रावी ग्रंथियों के साथ में भी अपन ने इसको पढ़ा था पाचन तंत्र के अंदर। और यहाँ पर हम अंतःस्रावी तंत्र या अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसे भी पढ़ा जाएगा। तो अब देखिए किडनियाँ जो होती है, किडनियों के ऊपर वाली जो ग्रंथि होती है उसे अपन क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। और किडनियों के आगे की ओर जो पड़ी होती है, ऊपर की ओर जो पड़ी होती है ना, आगे की ओर होती है ये ग्रंथि, उसे अपन क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। अगर कोई लड़का है तो उसके अंदर क्या होंगे? 2 वृषण होंगे। और अगर कोई लड़की है तो उसमें क्या होंगे? अंडाशय। यानी कि अंडाशय और वृषण दोनों ही क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो ये मेनली आपकी ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों के बारे में हमें इस लेसन के अंदर पढ़ना है, जो कि कौन सी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी है तो अंतःस्रावी है तो हार्मोन होंगे, हार्मोन होंगे तो उनके कार्य भी पढ़ने हैं। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा है आप उसे एक बार रिवाइज कीजिए। वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इससे कि स्पेशली जो समझ में ना आए, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है। फिर भी आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। कल की क्लास के अंदर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी, क्लास में कर दूंगी, या फिर उसी टाइम में आपको जो आपका जब आप जो भी क्वेश्चन आप टाइप करोगे उसके नीचे ही मैं उसका आंसर करवा दूंगी। ठीक है। तो इस लेसन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप बताइए। बाकी आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।